महज 14 घंटे बाद 41 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन इस मतदान से पहले ही दिल्ली में सियासी गहमागहमी शुरू हो गई है। सबके मन में सवाल यही है कि आखिर सरकार बनाने के लिए 272 सीटें कहां से आएंगी। इन्हीं सवालों के बीच सबका ध्यान कल की 41 सीटों पर भी अटका हुआ है, क्योंकि कल वाराणसी समेत ऐसे इलाकों में वोटिंग होनी है जहां बीजेपी का काफी कुछ दांव पर है। ये वो इलाके हैं जहां मायावती, मुलायम, ममता और लालू की भी परीक्षा होनी है। आज बीच बहस में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि वोटिंग से पहले आखिर 41 सीटों का मूड क्या है। बनारस में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले सुरक्षा बल और बाकी लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। बनारस में किसी भी तरह का वोटिंग के दिन कोई खतरा ना हो, लोगों के बीच इस बात की भावना रहे कि वोटिंग सुरक्षा पूर्वक होगी, वोटिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। चंद घंटों बाद 41 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। कल तक जिन सड़कों पर नेताओं और समर्थकों की भीड़ हुआ करती थी, अब वो सड़कें पुलिस और प्रशासन के हवाले हैं। अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश की 18, बिहार की 6 और पश्चिम बंगाल के 17 सीटों पर मतदान होने हैं। मेरे इतने साल के सार्वजनिक जीवन और चुनावी राजनीति के अभ्यास के आधार पर, अनुभव के आधार पर मैं कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस बार के चुनाव में एनडीए 300 से ज्यादा सीट पाएगी और स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार होगी और श्री नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। आखिरी चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के सामने केजरीवाल और अजय राय हैं, वहीं आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। हाई प्रोफाइल चुनाव को देखते हुए पूर्वांचल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। समय सीमा समाप्त हो चुकी है कल शाम 6 बजे तक, और जितने भी बाहर के लोग हैं उन सारे लोगों को हम लोगों ने बाहर कर दिया है और ये क्रम जारी है हमारे पूरे नगर क्षेत्र में। देवरिया से कलराज मिश्र, वैशाली से पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, पश्चिमी चंपारण से फिल्म निर्देशक प्रकाश झा, बैरकपुर से दिनेश त्रिवेदी की किस्मत का फैसला इसी चरण की वोटिंग में होना है। आखिरी चरण के चुनाव में बीजेपी के अलावा कई छत्रपों की साख दांव पर है। कांटे की लड़ाई पूर्वांचल में है, जहां बीजेपी समेत मुलायम और मायावती की पार्टी ज्यादा सीटें लाने का दावा कर रही हैं। बिहार के तराई इलाके में लड़ाई आमने सामने की है। ममता बनर्जी किंग मेकर बनेंगी कि नहीं, ये भी इसी फेज से तय हो जाएगा। वाराणसी से राजीव शर्मा और यतेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सरकार बनाने के लिए 272 सीटें कहां से आएंगी, क्योंकि 1984 के बाद से अब तक किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और यही कारण है कि सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। बहरहाल अब कल सुबह 7 बजे का इंतजार है। अलग अलग हिस्सों से इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं, जिनका परिचय आपसे मैं करवा देती हूं। वाराणसी से हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता रजत राकेश टंडन 80 घाट से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वाराणसी के ही भेलूपुर से राजीव शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आजमगढ़ से मोहम्मद अफसर जुड़ चुके हैं। वैशाली से अभिषेक चंद्रा मौजूद हैं। कोलकाता से पायल और गोरखपुर से विपिन चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख हम रजत का करेंगे। रजत, ये बताइए, कल सुबह 7 बजे से वोटिंग होनी है, उसके पहले एक अजीब सी शांति भी बनारस की सड़कों पर देखी जा रही है, क्योंकि जो पिछला 3 दिन गुजरा है वो काफी ज्यादा गहमा गहमी वाला था। फिलहाल सुरक्षा के इंतजाम कैसे किए गए हैं बनारस में? देखिए, जो रोड शो हो रहा था उससे पब्लिक परेशान थी, रोड्स ब्लॉकेज थी, वो सब खत्म हो गया है। दिल्ली से, हरियाणा से, पूरे प्रदेश से गाड़ी आई हुई थी, वो चली गई है। होटल्स जो फुल थे, होटल्स खाली हो गए। टैक्सी जो घूम रही थी शहर में वो बाहर जा चुकी। तो आप कह सकते हैं जितने बाहरी लोग थे वो बनारस से बाहर जा चुके हैं। अब आपको एक्चुअल बनारस देखने को मिलेगा अगर आप बनारस आइए तो। दूसरी बड़ी बात, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अब वो बाकायदा लिस्ट बना रही हैं, कहां कहां वोटर्स हैं, किसकी किसकी ड्यूटी लगानी है, बूथ पे किसकी ड्यूटी होगी। सुरक्षा के लिहाज की बात करें तो जो ईवीएम मशीन्स हैं उसको भेजा जा रहा है जहां जहां मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही साथ अभी कुछ देर पहले एक झड़प हुई थी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर, जब एक फ्लाइंग स्क्वाड पहुंचा था चेकिंग करने। तो आप कह सकते हैं वहां छिटपुट घटनाएं हुई है जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के समर्थक भिड़े हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं 80 घाट का आपके पीछे।
एक अच्छी सी शांति वहां पर देखने को मिल रही है और सुकून वहां के लोगों के लिए। चलिए बनारस के लोगों का मूड समझने की कोशिश करते हैं। राजीव के पीछे तमाम लोग नजर आ रहे हैं। राजीव, लोगों से बातचीत कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि बनारस के वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको अपने जेहन में रखकर बनारस की जनता कल वोट करेगी। जरूर चित्रा, ये मुद्दे ही वो हैं जिनके चलते बनारस में वोट करेगी जनता। उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, हम लोगों से एक एक करके पूछते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेंगे, आप एक बात बताइए कि क्या बनारस में मुद्दे क्या हैं? देखिए, बाहर मुद्दे बहुत सी हैं। आपके गरीबी तो है ही, और आदमी इतना भरपूर मेहनत कर रहा है, फिर भी वो अपना जो तो समय पूर्ण नहीं कर पा रहा है। जोर किसका लग रहा है यहाँ पे? जो तो देखिए मोदी ही ले आएंगे, जोर मोदी ही ले आएंगे। औरों से पूछे, क्या कौन सी ऐसी चीज है जो बनारस में कोई भी कैंडिडेट आए वो आपकी पूरी करे? यहाँ जैसे क्या आपको मुद्दे, बनारस के मुद्दे क्या हैं, किन पर आप वोट करने जा रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि बिना हमारे जो है मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री बने। अच्छी बात है, लेकिन बनारस का मुद्दा क्या है? बनारस का मुद्दा संस्कृति और विकास का है जी। हमने अपना उम्मीदवार बहुत ही बढ़िया चुनने का सौभाग्य मिला है, पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी को, और हम लोग भारी मतों से उनको विजयी बनाएंगे। अब ज्यादा लोगों से नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अभी चित्रा आप भी समझ सकती हैं कि एक मूड समझ में आ रहा होगा आपका। यहाँ पर संस्कृति, विकास और जो गरीबी है वो मुद्दा यहाँ पर लोग बता रहे हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई, विकास यही सबसे बड़ा मुद्दा है और विकास तो पिछले कई सालों से नहीं हुआ, जिसको लेकर बनारस की जनता त्रस्त है और यही तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर वो वोटिंग के लिए पहुंचेगी। सीधे रुख करेंगे गोरखपुर का। योगी आदित्यनाथ 98 से लगातार वहां पर जीतते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं विपिन जो इस बार हावी हैं? देखिए, गोरखपुर में विकास का मुद्दा बहुत पीछे छूट गया है। हमेशा मंदिर यहां पर हावी रहता है और उत्तर प्रदेश में खासकर गोरखपुर की बात करें तो इस बार गोरखपुर उतना चर्चा का विषय नहीं है, सारा फोकस बनारस पर शिफ्ट हो गया है। लेकिन इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें गोरखपुर बहुत अहम किरदार निभाता रहा है और बहुत अहम जगह रखता रहा है। इस बार के चुनावों की बात करें, इस बार भी मंदिर का दबदबा बरकरार है और हर बार यहां से जो सांसद है, मौजूदा सांसद योगी आदित्यनाथ का दबदबा बरकरार रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं योगी के साथ इस बार मोदी फैक्टर भी गोरखपुर में दिखेगा। लेकिन विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, लोगों के रुझान की बात करें तो फिर सारे मुद्दे पीछे छूटते आ रहे हैं और जनता की नब्ज टटोलने के लिए हम लोग सड़कों पर भी उतरे हैं, लेकिन सबकी जुबान पर सिर्फ मोदी और सिर्फ योगी। हमारे साथ गोरखपुर की जनता भी है चित्रा, उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये लोग क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर। क्या इस बार डेवलपमेंट मुद्दा रहेगा या वही योगी वही मोदी? वही योगी वही मोदी। क्यों, वजह क्या है इसकी? वजह यही है कि जब तक केंद्र में सरकार नहीं बनेगी यहाँ कोई काम संभव नहीं है। यहाँ पे सपा की सरकार प्रदेश में है, महाराज जी कुछ कर नहीं पाते, फंड से कितना करना, बहुत बड़ी लोकसभा है। 20 साल से लगातार योगी आदित्यनाथ सांसद हैं, आपको लगता है कि कुछ विकास हुआ है यहाँ पर? सर, विकास की बात करें तो विकास तो यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये है कि केंद्र में सरकार बीजेपी की नहीं है, न राज्य में सरकार बीजेपी की है, उस कारण बाबा कहीं ना कहीं दब जाते हैं कुछ विकास करने के लिए, विकास नहीं कर पाते हैं। आप बताइए, 20 साल से वो लगातार सांसद हैं, क्या नहीं लगता कि अब थोड़ा परिवर्तन आना चाहिए? जैसे केंद्र की सरकार को हटाकर नया सांसद लाया जा रहा है, यहाँ पर बीजेपी को हटाकर दूसरी पार्टी को एक बार मौका मिलना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, मौका बीजेपी को ही मिलना चाहिए। हर हर मोदी। महसूस कर सकते हैं चित्रा यहाँ के लोगों की नब्ज, आप समझ सकते हैं कि विकास लोगों को नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर शायद 20 सालों में विकास नहीं हुआ है उसकी एक बड़ी वजह केंद्र में बीजेपी की सरकार का ना होना है। लेकिन इस बार अगर योगी को जिताना है और साथ ही में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है तो शायद ऐसा लगता है कि गोरखपुर में विकास हो जाएगा, इसीलिए लोग योगी पर अपनी मुहर लगाना चाहते हैं। चलिए, दोबारा हम आपके पास लौटेंगे। आजमगढ़ का रुख कर लेते हैं। गोरखपुर से कुछ ही दूरी पर आजमगढ़ है, मुलायम सिंह यादव वहां से मैदान में है। पिछली बार बीजेपी के खाते में ये सीट गई थी। कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस बार हावी हैं और सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं आजमगढ़ में? अफसर बिल्कुल चित्रा, सबसे पहले बता दें कि विकास तो हमेशा हर जगह का मुद्दा होता है, लेकिन आजमगढ़ का दूसरा बड़ा मुद्दा है इसकी छवि, क्योंकि आजमगढ़ को हमेशा आतंकगढ़ का नाम दिया जाता है और इसी वजह से यहाँ के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। इनको लगता है कि कोई ऐसा नेता आए, कोई ऐसा सांसद आए जो इनकी आवाज को संसद में उठा सके, जो यहाँ की छवि सुधार सके, विकास के साथ साथ छवि भी। लोगों से हम बात करते हैं, क्या मुद्दे होंगे, क्या सोच करके वोट देंगे कल आप? हम लोग यहाँ पर विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि आजमगढ़ जिला जो है 50 लाख की आबादी वाला जिला है। यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत रही है कि पुरुषों के मुकाबले जो महिला बहुत ज्यादा है, यहाँ पर उनसे ज्यादा है
और ये जिला इस टाइप का पढ़े लिखे हुए विद्वानों का जिला। विकास के अलावा दूसरा बड़ा मुद्दा होता है यहाँ की छवि का, क्योंकि बार बार आतंक से जोड़ करके देखा जाता है, तो कहीं न कहीं वो आपको अच्छा नहीं लगता होगा। तो क्या सोचते हैं, कौन करता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विकास को जिस तरीके से लोग परिभाषित करते हैं, विकास की परिभाषा लोगों को नहीं मालूम है। विकास की परिभाषा का मतलब यह है कि जब प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि हो तब इसका मतलब विकास होता है। और इस प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए यहाँ पे इंडस्ट्री होनी चाहिए। गन्ना किसान, जैसे यहाँ पे किसान का मुख्य काम गन्ना, कैश क्रॉप के रूप में गन्ना को जाना जाता है। एक यहाँ चीनी मिल पड़ी थी, पिछले बसपा सरकार में बंद कर दी गई। यहाँ बुनियादी जरूरत है, सड़क और नालियों के अलावा इंडस्ट्री। सड़क नाली से विकास नहीं हो सकता है जब तक यहाँ पे उद्योग धंधे नहीं होंगे। कृषि क्षेत्र में जिसमें हम कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र के लिए जब तक हमारे पास संसाधन नहीं होंगे जहाँ हम अपने उत्पादन को ले जाकर के सीधे हम बेच सके। यकीनन ये बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि इंडस्ट्रीज को लगाना एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने में सहायता मिले। पूरे पूर्वांचल में यही सबसे बड़ी दिक्कत भी है। फिलहाल हम सीधे रुख करेंगे कोलकाता का। पायल हमारे साथ, मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। पायल, ये बताइए कौन कौन से दिग्गज कोलकाता से मैदान में हैं और मुद्दे कौन से हावी हैं इस बार? चित्रा, सबसे पहले मैं मुद्दों के बारे में बताना चाहूंगी कि बहुत सारे मुद्दों को लेके कलकत्ता की जनता कल वोट करेगी। खास करके डेवलपमेंट, महिलाओं की सिक्योरिटी, ये मेन मुद्दे। हमने कई लोगों से बात की है आज सुबह से, तो उन्होंने कहा है कि ये जो 2-3 मुद्दे हैं उसको लेके काफी लोगों के बीच में नाराजगी है। और ममता बनर्जी की सरकार है, उसको लेके जिस तरह से शारदा स्कैम में उनका नाम आया, उसको लेके एक तरह से काफी नेगेटिविटी लोगों के अंदर है। हालांकि इस पूरे एरिया को चित्रा माना जाता है कि ये टीएमसी का बहुत बड़ा गढ़ है, उनके लिए बहुत बड़ी चैलेंज है अपने आप को, अपनी क्रेडिबिलिटी को दोबारा से प्रूव करना। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाँ, बहुत सारे बड़े नाम है। जैसे अगर हम बात करें, सुदीप बंदोपाध्याय है, उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। अभिषेक बनर्जी है, ममता बनर्जी के नेफ्यू है, वो भी इस फ्रेम में है। कांग्रेस से भी कई सारे, अभिरंजन जी है, उनका भी काफी लोगों को देखना चाहेंगे कि किस तरह से उनकी किस्मत क्या उनका साथ देगी, क्या वो कांग्रेस को सीट दिला पाएंगे। पर सबसे मुद्दे वाली बात मैं आपको बताना चाहूंगी चित्रा, की जहां पे जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ी चैलेंज जिस तरह से ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए है कि क्या वो अपने जो मत है उसको बरकरार रख पाएगी। और दूसरी तरफ से ये देखा जाए तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक संख्या में जो नरेंद्र मोदी का जो इफेक्ट है, जो नमो इफेक्ट कहा जा रहा है, जो उनका अंडर करंट कहा जा रहा है, उसको भी बिल्कुल इग्नोर नहीं कहा जाता है। चित्रा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस पर्टिकुलरली साउथ एरिया में, हमें कुछ ही कदमों दूर खड़ी हूँ, ममता बनर्जी जहां साउथ कोलकाता में जहां पे उनका घर है उसके बिल्कुल पास पे ही खड़ी हूँ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो कम्युनिटी है, गुजराती कम्युनिटी है, जिनका ये देखा जा रहा है कि वो जरूर से नरेंद्र मोदी को अपने गुजरात कनेक्शन की वजह से वोट करना चाहिए। इसके अलावा भी कई सारे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी, स्पेशली किशनगंज की बात करें, अगर हम दमदम वगैरह की बात करें, तो वहां पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग नरेंद्र मोदी का कारण देखा गया है। और सबसे दिलचस्प यह है कि पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है। कल भी क्या इसी तरह की स्थिति बनने को देखने को मिलेगी? पायल, दोबारा हम आपके पास लौटेंगे, सीधे रुख करेंगे हम बिहार का, चूंकि कई सीटों पर कल बिहार में भी मतदान है। अभिषेक चंद्रा हमारे साथ वैशाली से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, 1996 से रघुवंश प्रसाद लगातार जीतते हुए चले आ रहे हैं, तकरीबन 5 बार जीत उन्होंने हासिल की है। लेकिन ये बताइए कि इस बार मुख्य मुकाबला किन किन के बीच में है और कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो चुनावों में हावी है? चित्रा, बिहार में कल कुल 6 सीटों पे मतदान होना है। दिग्गज रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी के हैं, 1996 से लगातार 5 बार वो यहाँ वैशाली से सांसद रह चुके हैं। कल हमने बात की रघुवंश प्रसाद सिंह से, वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। वो बता रहे थे कि अपने सिक्सर मारने की वो पूरी तैयारी में है। मुद्दों की बात करें और उनकी लड़ाई की बात करें तो उनकी सीधी लड़ाई एलजेपी और बीजेपी गठबंधन के रामा सिंह से है। रामा सिंह के लिए रामविलास पासवान ने जमकर चुनावी सभाएं की हैं। वहीं बीजेपी के क्षमा चाहते हैं, ये जेडीयू के विजय साहनी है। विजय साहनी को नीतीश का पूरा सपोर्ट है। मुख्य मुद्दा जो यहां पर चित्रा वो है, वो स्थानीय मुद्दे गौन हो गए हैं। एकमात्र मुद्दा जो फिलहाल चल रहा है वो ये कि नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने देना है या नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोकना है। ठीक है, उसी में अन्नू शुक्ला एक नया नाम है इस क्षेत्र में। अन्नू शुक्ला हाल फिलहाल तक नीतीश कुमार के साथ में थी, लेकिन जाति की समीकरणों की वजह से वो हर 21 उम्मीदवार के लिए कहीं ना कहीं चिंता का सबब बनी हुई है, रघुवंश प्रसाद से लेकर रामा सिंह और विजय कुमार साहनी तक। चित्रा, मुख्य मुद्दा नरेंद्र मोदी को आने देना है या उनको रोकना है, ये वैशाली में हावी है। चलिए, कुल मिलाकर यही मुद्दा हावी हो गया है, मोदी से शुरू और वहीं पर खत्म। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि फिलहाल वोटिंग किन
बातों को ध्यान में रखकर कल जनता जाती है पोलिंग बूथों तक। एक बार फिर से रजत राकेश टंडन का रुख करेंगे। 80 घाट का रोहित सावल, उनके साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ये दोनों लोग पिछले काफी दिनों से बनारस में लगातार बने हुए हैं। रजत, आप रोहित से ये जानने की कोशिश कीजिए, बनारस की गलियों में उन्होंने घूमा होगा, लोगों से बातचीत की होगी, हमने देखा विकास के नाम पर उस तरह से कुछ भी नहीं हुआ है बनारस में, जबकि पिछले 1991 से वहां पर बीजेपी लगातार सत्ता में रही है 2004 को छोड़कर। इस बार किस तरह की उम्मीदें नरेंद्र मोदी से हैं, चूंकि उन्होंने उम्मीदें जगाई हैं, या फिर देखा जाए स्थानीय कुछ भी नहीं हुआ है बनारस में, जबकि पिछले 1991 से वहां पर बीजेपी लगातार सत्ता में रही है 2004 को छोड़कर। इस बार किस तरह की उम्मीदें नरेंद्र मोदी से हैं, चूंकि उन्होंने उम्मीदें जगाई हैं, या फिर देखा जाए स्थानीय मुद्दों को लेकर अजय राय उन पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? जरा उनसे पूछिए। जी रोहित हमारे साथ हैं। रोहित, क्या मुद्दे हैं जो बनारस की गलियां हैं, जो बनारस का अपना एक नेचर है, क्या उसमें मोदी लहर हावी है, या फिर लोगों को लगता है कि भाई जो स्थानीय आदमी है, अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के लड़ रहे हैं, ये मुद्दा ज्यादा बड़ा है कि भाई स्थानीय आदमी सांसद बने, या ये मुद्दा ज्यादा बड़ा है कि भाई जो यहां से चुन के जाए वो देश का प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल रजत, जिस तरह से कल आपने भी लोगों से बात की, आपने देखा कुल मिलाकर अगर वाराणसी की बात करें, 3 सीटें अगर संसदीय क्षेत्र की बीजेपी के पास है, तो लोग बीजेपी वालों से भी सवाल पूछ रहे हैं कि साहब सड़कें खराब हैं, तो आप गलियों में गंदगी है तो आप इसके जिम्मेदार हैं। अजय राय खुद भी विधायक है, तो उनसे भी यही सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, अगर मुद्दों की बात करें तो बिल्कुल जो मूलभूत सुविधाएं वाराणसी में, बिजली, पानी, सड़क, ये मुद्दे जरूर बन रहे हैं। और लेकिन वाराणसी की जनता के जहन में ये बात भी जरूर है कि हाँ, कोई प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़ रहा है, ये बात भी जहन में से इनका बुनियादी मुद्दे हैं, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, इसकी तो कहीं कोई चर्चा है नहीं। जब भी चर्चा होती है इस बार लोकसभा चुनाव में, वो मोदी की होती है, गांधी परिवार की होती है, बाहुबली की होती है। 3 के अलावा चौथा तो कोई मुद्दा मुझे भी बनारस में नजर नहीं आया कि लोगों ने कहा हो कि हमें ये चाहिए। उन्होंने या तो कहा कि हमें लोकल सांसद दे दीजिए, या कहा कि भाई मोदी को वोट करेंगे। तीसरी कोई बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा रजत। देखिए, ये जो चुनाव हो रहा है, चाहे वाराणसी की हम बात करें या पूरे अभी जो पूर्वांचल की जिन 18 सीटों पर कल मतदान हो रहा है, पूरे देश भर की बात करें, तो पूरा चुनाव एक पक्ष कहता है मोदी को लाओ और दूसरा पक्ष कहता है मोदी को रोको। तो ये चुनाव मोदी को लाओ वर्सेस मोदी को रोको के बीच में ही जूझता हुआ नजर आता है। सिर्फ बाकी पार्टियां, चाहे सपा हो, बीएसपी हो, अगर यूपी की अगर हम बात करें या कांग्रेस की बात करें या वामपंथी पार्टी, ट्रूपिंग हो गई। अब सिर्फ बात हो रही है कि मोदी को रोकें या ना रोकें। जो जनता के सवाल थे वो गायब हो गए, जो उनकी चीजें थी वो खत्म हो गई। बिल्कुल रजत, ये हकीकत है कि अब कुल मिलाकर कोई मुद्दा यहां नहीं दिख रहा है। सिर्फ एक बात है, मोदी को लाना है या मोदी को रोकना है। सिर्फ इसी के इर्द गिर्द पूरा चुनाव होता हुआ दिख रहा है। जनता इसी में खुश रहेगी कि भाई मोदी जीत गए, मोदी जीत गए। उसके पहले कोई बात नहीं होगी। जब मोदी जीत जाएंगे, हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाए, जो आंकड़े दिखा रहे हैं, तो लोग इसी से क्या खुश हो जाएंगे, भाई हमारी जगह का आदमी प्रधानमंत्री है, हमें कुछ चाहिए नहीं है। नहीं। वाराणसी की जनता को रजत, आपने भी कल दिन भर लोगों से बात की, आप इतने दिनों से यहाँ पे हैं, वाराणसी की जनता को चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन जनता का ये कहना है कि हाँ ठीक है, हम आपको भी एक बार आजमा कर देखेंगे, हम आपको भी आजमा कर देखेंगे। तो तरह तरह की प्रतिक्रिया हर तरफ से लोगों की आ रही है रजत, लेकिन जनता का जो लबोलुआव है, हमने कहा जंग इसी तरह की है, मोदी को रोको, मोदी को लाओ। लेकिन वाराणसी की अब क्या चर्चा है? अब तो कुछ घंटे बचे हुए हैं, अब तो प्रचार भी नहीं हो रहा है। जो जितने हाई प्रोफाइल नेता थे वो बनारस से गायब हो गए हैं। तो अब क्या चर्चा है बनारस में? चाय की दुकान पे, लस्सी की दुकान पे, पान की दुकान पे, क्योंकि अब लोग अपने दिल से बात कर रहे होंगे, क्योंकि कल उनको वोट करने जाना है। तो अब क्या चर्चा है रजत? देखिए, 2 तरह की चर्चा है यहाँ। बिल्कुल एक बात यह है कि हाँ, हर यहाँ का काशी का हर नागरिक अपने मन से सोच रहा है उसको क्या करना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर चाय की दुकान पे आप बैठे, अगर आप भी सुबह से घूम रहे हैं, हम भी सुबह से घूम रहे हैं, तो अब जातीय समीकरण पर चर्चा हो रही है। चित्रा बार बार कुछ बोल रही है, जातीय समीकरण पर चर्चा हो रही है बनारस में। चित्रा, बिल्कुल दूसरे इलाकों में भी चलते हैं, क्योंकि वाराणसी के अलावा आजमगढ़ वो क्षेत्र है जहां पर सभी की निगाहें टिके रहने वाली हैं। मोहम्मद अफसर, ये बताइए, कुल 5 जो विधानसभा क्षेत्र यहां पर आते हैं, उनमें से 4 पर समाजवादी पार्टी, जबकि 1 पर बीएसपी का कब्जा है। ऐसे में रमाकांत यादव जो अभी सांसद हैं बीजेपी के वहां से, उनके सामने किस तरह की चुनौती है और पुरजोर कोशिश मुलायम सिंह यादव को हराने के लिए उन्होंने किस तरह से कर रखी है? चित्रा, बिल्कुल समाजवादी पार्टी से जब यहाँ पर मुलायम सिंह यादव का नाम अनाउंस हुआ, तो उसके बाद से ही जो है तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश यहाँ पर जैसे समा गया था। कल शाम 5 बजे तक समाजवादी के सभी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे। बल्कि कहे तो एक कहते गांव में जाकर के लोगों को कन्विंस किया जा रहा था, बल्कि ये नहीं कहे तो गलियों में जाकर के, घरों में जाकर के कन्विंस किया जा रहा था कि आप एक बार मौका दीजिए मुलायम सिंह यादव को, उसके बाद वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं आजमगढ़ के लिए। सबसे बड़ी बात जो आपने पहले भी बताई थी कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है,
जो ईस्टर्न यूपी का इलाका है वहां पर अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं मुलायम सिंह यादव, क्योंकि एक बार अगर इधर से जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार को भी इसमें लाना चाहते हैं। जो कही जाती है कि जब अपने दूसरे बेटे को भी वो राजनीति में लाना चाहते हैं, तो 2 जगह से जीतने के बाद मैनपुरी से शायद अपने दूसरे बेटे को लाएं। लेकिन जो आजमगढ़ की बात है, तो आजमगढ़ में जब से मुलायम सिंह यादव का नाम अनाउंस हुआ, उन्होंने अपना नाम अनाउंस किया, उसके बाद से पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी यहाँ पर खड़ा हो गया। यहाँ पर लगातार हर एक मिनट वो काम कर रहा था, दिन और रात लगातार काम कर रहा था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की साख कहें या मुलायम सिंह यादव की इज्जत की बात थी यहाँ पर, और वो इज्जत कल ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगी। चित्रा, बिल्कुल देखना दिलचस्प रहेगा कि जो मुद्दे हैं वो भावी रहते हैं या मुलायम सिंह यादव का बड़ा नाम या फिर रमाकांत यादव अपनी सीट बचा पाते हैं। फिलहाल हम सीधे गोरखपुर के एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विपिन, सबसे बड़ा सवाल ये है, नवासी से मंदिर का दबदबा रहा है गोरखपुर में, वहां पर कांग्रेस, बीएसपी या फिर समाजवादी पार्टी आखिर कोई बड़ा नेता क्यों नहीं उतारती? और दूसरा सवाल ये भी, योगी को वहां पर हराने के लिए इतनी कड़ी मशक्कत क्यों करनी पड़ती है इन तीनों ही बड़ी पार्टियों को? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। गोरखपुर सीट सिर्फ विकास के मुद्दे को लेकर नहीं लड़ी जाती, आस्था की सीट है, और यहाँ पर हिंदुत्ववादी एक छवि है, वो भी है, और कहीं न कहीं एक नेपाल से तराई इलाका है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। माओवाद भी यहाँ पर मुद्दा है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। इसके अलावा अगर 1989 की बात करें, शुरुआती दिनों में चित्रा ये सीट कभी कांग्रेस की हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह से मंदिर का दबदबा हुआ, जो पीठाधीश्वर है वो जब चुनावी मैदान में उतरे तो लोगों की आस्था का केंद्र गोरक्षनाथ मंदिर रहा है, इसलिए ये चुनाव आस्था का चुनाव हो चुका है। और इसीलिए लगातार योगी आदित्यनाथ से पहले जो पीठाधीश्वर थे गोरक्षनाथ मंदिर के, अवैधनाथ, पहले वो सांसद हुआ करते थे, उनकी गद्दी जब आदित्यनाथ को मिली तो वो सांसद होने लगे, और तब से वो लगातार सांसद है। हर बार चुनाव में उनको शिकस्त देने के लिए अलग अलग चेहरे आते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई दूसरी पार्टी क्यों नहीं जीत पाती, क्योंकि हर चुनाव में एक नया चेहरा होता है। जो भी यहाँ पर चुनाव हारता है वो 5 साल तक यहाँ नहीं रहता, जब अगले चुनाव आते हैं तो नया चेहरा आ जाता है। शायद यही वजह है कि योगी के मुकाबले कोई भी चेहरा, बड़ा चेहरा आकर यहाँ पर टिकता नहीं है। बिल्कुल, और 84 के बाद से कांग्रेस वहां पर गायब है, जबकि 7 बार लगातार कांग्रेस वहां से विजयी हुई थी। 89 के बाद मंदिर का दबदबा है, 98 से योगी आदित्यनाथ वहां पर सांसद हैं। फिलहाल के लिए विपिन चौबे आपका, राजीव आपका, साथ ही रजत राकेश टंडन आपका, रोहित सावल आपके बगल में खड़े हैं उनका भी, पहला आपका, अभिषेक चंद्रा और मोहम्मद अफसर आपका बहुत शुक्रिया। कल सुबह 7 बजे से देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे ये तमाम सहयोगी होंगे जो पल पल की खबर आप तक सीधे पहुंचाएंगे। फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको जेहन में रखकर कल जनता वोटिंग के लिए निकलने वाली है। फिलहाल